नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोफेशनल उत्तराखंड में। तो फ्रेंड्स, हमारी जो हिंदी साहित्यकार, कवि तथा प्रमुख रचनाओं से संबंधित एक सीरीज चल रही है। इसके अंतर्गत हम आज के सेशन में कवर करेंगे सुमित्रानंदन पंत जी के जीवन परिचय तथा उनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण रचनाओं को। देखिए, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था जयशंकर प्रसाद तथा महादेवी वर्मा को। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर सभी वीडियोज देख सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमने जो वीडियो में इंक्लूड किया है वो यूके SSSC सिलेबस के अनुसार जो है यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो आप कोशिश करिएगा कि इन सभी महत्वपूर्ण फैक्ट को अपने नोटबुक पर नोट कर लीजिए। अब देखिए, जीवन परिचय से शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, सुमित्रानंदन पंत जी का जो जन्म है वो हुआ था 20 मई 1900 को कौसानी अल्मोड़ा में। ठीक है, याद रखेंगे जन्म कब हुआ था, 20 मई 1900 को कौसानी अल्मोड़ा में हुआ था। अब देखिए, इनका मूल नाम क्या है दोस्तों, गोसाई दत्त। गोसाई दत्त जो है इनका मूल नाम था और माता का नाम था सरस्वती देवी तथा पिता का नाम था दोस्तों गंगाधर पंत। तो इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को आपने अपने नोटबुक में नोट कर लेना है। अब देखिए, महत्वपूर्ण जो आपको ध्यान रखने वाली बात है वो है कि प्रथम कविता थी दोस्तों इनकी गिरजे का घंटा, जो कि कब प्रकाशित हुई थी, 1916 में आई थी दोस्तों। तो याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुमित्रानंदन पंत जी की प्रथम कविता कौन सी है। तो दोस्तों याद रखेंगे गिरजे का घंटा, जो कि 1916 ईस्वी की है। चलिए आगे देखेंगे। इनका जो दोस्तों शिक्षा है वो हुआ था, माध्यमिक शिक्षा अल्मोड़ा से हुआ था सुमित्रानंदन पंत जी का। तथा उच्च शिक्षा की यदि बात की जाए तो 1918 में जो है दोस्तों काशी क्वींस कॉलेज से हुआ था और म्योर कॉलेज इलाहाबाद से जो इनका जो है 12वीं पास हुआ था। अब देखिए, 1938 में मासिक पत्रिका रूपाप का संपादन किया। यहाँ से हो जाते हैं महत्वपूर्ण तथ्य शुरू। तो यहाँ से नोट करना शुरू कीजिए कि 1938 में सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा मासिक पत्रिका रूपाप का संपादन किया गया। याद रखेंगे, रूपाप का संपादन कब हुआ था, 1938 में हुआ था दोस्तों, जो कि एक क्या थी, मासिक पत्रिका थी। अगला पॉइंट है कि कर्म भूमि कहाँ थी इनकी। तो दोस्तों, कर्म भूमि मानी जाती है इलाहाबाद प्रयागराज में। देखेंगे, सुमित्रानंदन पंत जी की कर्म भूमि मानी जाती है प्रयागराज इलाहाबाद में। नेक्स्ट है दोस्तों कि कार्य क्या था इनका, ये थे एक अध्यापक, लेखक तथा कवि। इन्हें किसके रूप में जाना जाता है दोस्तों, तो सुमित्रानंदन पंत जी को जो है अध्यापक, लेखक तथा कवि के रूप में जाना जाता है। अगला तथ्य है 1950 से 1957 तक आकाशवाणी में जो है परामर्शदाता रहे। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, 1950 से 1957 तक जो है इन्होंने आकाशवाणी में काम किया। अब देखिए, इस वीडियो में हमने सभी उन महत्वपूर्ण तथ्यों को इंक्लूड किया है जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, की पॉइंट हमने ऐड किए, तो सभी जो है आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, अगला तथ्य क्या है कि 1958 में युगवाणी से वाणी काव्य संग्रहों की प्रतिनिधि कविताओं का संकलन चिदम्बरा प्रकाशित हुई, जिस पर 1968 में उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब देखिए, ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखेंगे। इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि 1958 में युगवाणी से वाणी काव्य संग्रहों की प्रतिनिधि कविताओं का संकलन चिदम्बरा प्रकाशित हुआ, जिस पर 1968 में जो है इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो देखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ। तो दोस्तों याद रखेंगे 1968 में हुआ था। और किसके लिए मिला था, चिदम्बरा नामक रचना के लिए जो है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1968 में। देखिए, कितने महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, तो आप सभी इन्हें नोट करते जाइए। और देखिए, अगला देखेंगे, 1960 में कला व बूढ़ा चांद काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अब देखिए, कितना महत्वपूर्ण फैक्ट है कि 1960 में जो है इन्हें क्या है, कला और बूढ़ा चांद के लिए काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुमित्रानंदन पंत जी को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया। तो दोस्तों 1960 में सम्मानित किया गया था। और इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि किस रचना के लिए जो है सुमित्रानंदन पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों याद रखेंगे, वो रचना कौन सी थी, बूढ़ा चांद काव्य संग्रह। चलिए आगे देखेंगे, 1961 में पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। अब देखिए, 1961 में जो इन्हें पद्म भूषण भी प्राप्त हो चुका है। तो सभी पॉइंट महत्वपूर्ण है दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से सभी जो है याद कर लेंगे। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है 1964 में विशाल महाकाव्य लोकायतन का प्रकाश हुआ। देखिए, 1964 में क्या हुआ, विशाल महाकाव्य लोकायतन का प्रकाशन हुआ दोस्तों, जो कि क्या था, महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो याद रखेंगे। अब देखिए,
इसके बाद क्या होता है कि मृत्यु होती है इनकी 29 दिसंबर 1977 में। 29 दिसंबर 1977 में जो दोस्तों मृत्यु हो जाती है प्रयागराज इलाहाबाद में, याद रखेंगे। अब देखिए इसके अतिरिक्त मैं आपको इसमें बताऊंगा एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो सभी फैक्ट आपको नोट कर लेने हैं दोस्तों, बहुत मेहनत से जो है नोट्स बनाए गए आपके लिए। तो देखिए सुमित्रा नंदन की प्रथम छायावादी रचना कौन सी है दोस्तों? तो देखिए उच्छ्वास, याद रखेंगे उच्छ्वास क्या है? सुमित्रा नंदन पंत जी की प्रथम छायावादी रचना है। जबकि अंतिम छायावादी रचना कौन सी है दोस्तों? गुंजन, याद रखेंगे। प्रथम छायावादी रचना है उच्छ्वास तथा जबकि अंतिम छायावादी रचना है गुंजन। तो चलिए आगे देखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, सुमित्रा नंदन पंत जी का घर आज साहित्यिक वीथिका नामक संग्रहालय बन चुका है। अब देखिए साहित्य वीथिका नामक संग्रहालय, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सुमित्रा नंदन पंत जी का जो घर है वो किस नाम से जाना जाता है? अब साहित्यिक वीथिका संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इसमें जो है दोस्तों उनके कपड़े, चश्मा, कलम आदि व्यक्तिगत वस्तुएं सुरक्षित रखी गई है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। देखिए कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सुमित्रा नंदन पंत जी जो है साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। अब देखिए छायावाद वादी युग क्या है? इस युग को जो है दोस्तों जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और राजकुमार वर्मा जैसे कवियों का युग माना जाता है। सभी महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा। अगला है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने हाईलाइट कर दिया है पहले ही। अब देखिए सुमित्रा नंदन पंत द्वारा कृत पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो देखिए सुमित्रा नंदन कृत पल्लव की भूमिका को, यानी पल्लव जो कृति है जो कि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है, इसकी भूमिका को क्या कहा जाता है? छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है। नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला देखेंगे, सुमित्रा नंदन पंत मूल रूप से क्या थे दोस्तों? अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। सभी महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगला है प्रकृति का चितेरा कवि, सुकुमार कवि भी इन्हें कहा जाता है। अब देखिए सुमित्रा नंदन पंत जी को क्या कहा जाता है? प्रकृति का चितेरा कवि तथा इसके अतिरिक्त इन्हें सुकुमार कवि के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। नेक्स्ट है, नोट करके मैंने यहाँ पर लिखा है, कामायनी को श्याम नारायण पांडे ने विश्व साहित्य का 8वां महाकाव्य घोषित किया है। अब देखिए आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में कि कामायनी को जो है किसके द्वारा विश्व साहित्य का 8वां महाकाव्य घोषित किया गया है? तो दोस्तों उसका उत्तर हो जाएगा श्याम नारायण पांडे के द्वारा। इसके अतिरिक्त एक और फैक्ट है दोस्तों कि सुमित्रा नंदन पंत ने जो है कामायनी को हिंदी के ताजमहल की संज्ञा दी है। देखिए कितना महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। क्वेश्चन आएगा कि कामायनी को हिंदी के ताजमहल की संज्ञा किसके द्वारा दी गई है? तो दोस्तों याद रखेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, पूरा देखें इसे। और अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं यदि हम बात करेंगे तो दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत ने जो है अपने काव्य जीवन का आरंभ जो है वीणा नामक काव्य संग्रह से किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीणा नामक काव्य संग्रह से जो है सुमित्रा नंदन पंत ने अपने काव्य जीवन का आरंभ किया था। इसके अतिरिक्त कुछ और महत्वपूर्ण रचनाएं दोस्तों, ग्रंथि है 1920 में आई थी, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932 तथा छायावादी कविता की जो रचनाएं दोस्तों युगांत 1936 में आई थी और युगवाणी 1939 में आई थी। इसके अतिरिक्त दोस्तों ग्राम्य है महत्वपूर्ण रचनाएं जो कि 1940 में आई थी। तो देखिए कितने महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने आपको इस वीडियो में बताया दोस्तों। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों जो भी इस हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।